नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस बुक और इसके अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद शीर्षक से प्रश्नोत्तर आज की कक्षा में हम देखेंगे। यह हमारा आधुनिक काल का 621वां प्रश्न है और आज की कक्षा का पहला प्रश्न रहेगा। यह प्रैक्टिस बुक आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे आप कॉलेज लेक्चरर भी कहते हैं, भारतवर्ष के विभिन्न राज्य की जो टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी के प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। उन सभी के लिए उपयोगी हैं जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं। पहला देख लेते हैं, रचनाओं को सुमेलित करना है। वनवेला, उत्तरा, परिक्रमा और चित्राधार। वनवेला यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की। परिक्रमा रचना है महादेवी वर्मा की और चित्राधार प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की। अब एक राइटर बच रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी। उनकी रचना नहीं दी हुई है, लेकिन राम नरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना है मिलन। राम नरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मिलन। पुनः देखते हैं, याद कर लीजिए। वनवेला निराला, आज वन की बेला कैसी है? निराली है। उत्तरा क्या है? सुमित्रा नंदन पंत है ना। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, उत्तर पंत, उत्तर की तरफ आपका पंत या जो भी है। सुमित्रा नंदन वैसे लक्ष्मण को कहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला थी, उत्तरा नहीं थी। परिक्रमा करने कौन जाएगी? परिक्रमा करने कहाँ जाओगे आप? नवरात्रे आ रहे हैं तो महादेवी की परिक्रमा करने जाएंगे आप। और चित्राधार जयशंकर प्रसाद। तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद। जयशंकर का जो चित्र है बहुत सुंदर है, या प्रासाद वैसे महल को कहते हैं, प्रसाद तो वो भगवान जी के उसमें मिलता है, वो होता है। तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद और राम नरेश त्रिपाठी जी से मिलन करने के लिए जाना है। इस तरीके से कोई भी ट्रिक लगा लीजिए। मैंने तो बस ऐसे ही लगा दिया, आप अच्छे से ट्रिक बना के लगा लीजिएगा अगर याद नहीं हो रही हो। वैसे ये फेमस रचना याद होनी चाहिए। चलिए, प्रिय स्वतंत्र रव। अब ये पंक्तियों को उनके लेखकों से सुमेलित करना है, नेट के पेपर में पूछी हुई है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। मधु की बात हो रही है। मधुशाला, मधु कलश, मधुबाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 4 शीर्षकों से प्रकाशित है और चारों को क्रमबद्ध अनुसार लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। बता देती हूँ आपको, यही सॉल्व कर लीजिए, वैसे पीछे आया होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, इनके 4 शीर्षक से प्रकाशित है और चारों के अलग अलग नाम पूछे जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, और अंतिम द्वार से दशम सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा के 4 शीर्षक हैं और चारों क्रमानुसार में भी पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं कि नीड़ का निर्माण किसकी रचना है, बसेरे से दूर किसकी रचना है, दशम द्वार से सोपान किसकी रचना है, और सर्वाधिक जो आत्मकथा में पूछा जाता है वो क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। तो ये बात कौन कह रहे हैं? जयशंकर प्रसाद। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये कौन कह रहा है? ये कहती है महादेवी वर्मा। रहस्य की बात है, विरह की बात है। दीप इसे नीरव जलने दो। और सुमित्रा नंदन पंत की यहाँ नहीं दी हैं, लेकिन इनकी काव्य पंक्तियां जो पूछी जाती हैं वह हैं, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये इनकी पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कर रही आनंद महाचिति। अब क्या है कि यहाँ पर बंदर आ गया और ये खिड़की खोल दी है मेरी कमरे की। खैर,
कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। कामायनी और कामायनी के किस सर्ग से हैं पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है किस सर्ग से हैं। तो श्रद्धा सर्ग लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस में है, हमने पढ़ा भी है और श्रद्धा सर्ग सब परीक्षाओं के सिलेबस में। तो ये श्रद्धा सर्ग से अब मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे। देखिए नेट के पेपर में या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पेपर में जितनी भी कविताएं लग रही हैं वो सब पढ़नी है, देखनी है। लेकिन अगर संभव नहीं है तो जो फेमस है ना वो देख लीजिएगा। जो सबसे फेमस है वो मैं सबसे पहले करवाने का प्रयास करती हूँ और चैनल पे करवा चुकी हूँ। कामायनी के जहाँ सर्वाधिक पूछे जाते हैं वो सर्ग करवा चुकी हूँ। उसके बाद साकेत के नवम सर्ग से पूछी जाती है वो करवा चुकी हूँ। आपके बात करें अज्ञे की असाध्य वीणा, उससे पूछी जाती है। मुक्तिबोध की 3 कविताएं मैंने करवाई हैं जो सिलेबस में हैं अधिकांश परीक्षाओं के। उसमें सर्वाधिक थोड़ा बहुत ब्रह्मराक्षस से पूछा जाता है और सर्वाधिक अंधेरे में से पूछी जाती है। अंधेरे में लंबी कविता है, असाध्य वीणा लंबी कविता है, परिवर्तन लंबी कविता है लेकिन पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा से जरूर पूछा जाएगा। तो जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवाने का प्रयास करती हूँ। और भवानी प्रसाद मिश्र की जो है सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश, ये रचनाएं कुछ ऐसी हैं कि ये आपको होनी चाहिए। कोई बात मुझे पढ़ाते समय याद आ जाती है तो मैं उसे कह देती हूँ, हालांकि अलग से एक वीडियो लाने का प्रयास रहता है बट उतना समय नहीं मिल पाता। तो इसीलिए जब मैं आपको करवा रही हूँ तो बताती चल रही हूँ। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अगर सारा नहीं पढ़ पाएँ तो जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो सर्वाधिक फेमस हैं, उनको छोड़कर भी न जाएं। ठीक है। लिखता आवाद गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्तियां 2 में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं को वापस किए जाने की बात कर रहे हैं, अपनी, है ना। निराला की कोई छापता ही नहीं था। जूही की कली नामक कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे वापस कर दिया था। कहा था कि ये तो अश्लील है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद का झरना जो छायावाद की प्रथम रचना माना जाता 1918 में आया और हमारे जो निराला जी थे, महाप्राण निराला जी थे, उनकी जूही की कली 1916 में ही आ गई थी लेकिन उसको नहीं माना गया। विद्वानों ने तब तो बिल्कुल ही अस्वीकृत कर दिया उसे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अस्वीकृत कर दिया तो विद्वानों ने भी अश्लीलता का आरोप लगा के अस्वीकृत कर दिया। कुछ कवि हमारे हिंदी साहित्य में जैसे निराला हैं, मुक्तिबोध हैं, इन्होंने बेहतरीन लिखा लेकिन वो नहीं लिखा जो इनके युग के कवि लिख रहे थे। वो नहीं लिखा जो उस समय में लिखा जा रहा था। अपने समय से बहुत आगे की सोच को लेकर ये लोग चले। इन्होंने लिखा, मुक्त भाव से लिखा, तो इसलिए उसको तब स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन इनके काव्य, इनके जो लेखन कार्य था उसका महत्व बाद में बहुत ज़्यादा जो है प्रतिपादित हुआ, या ये कहे बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया। विद्वानों ने जाना कि इन लोगों ने ऐसा लिख गए हैं कि उसे कोई दूसरा नहीं लिख सकता था। ठीक है। प्रसाद की अपनी एक हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है कामायनी की वजह से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और कवियों को आप इग्नोर कर दें। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं। निराला की जो रचनाएं हैं थोड़ी सी कहीं कहीं दुरूह हो जाती हैं मुक्तिबोध की तरह, लेकिन सरल भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन जो लिखा है उसके भाव सामान्य हर किसी के लिए नहीं है, विशिष्ट लोग उसको समझ सकते हैं, लेकिन लिखा बहुत अच्छा है। अब हमारी बुद्धि वहाँ तक न पहुँच पाए इसके लिए निराला या मुक्तिबोध को तो दोष नहीं दे सकते ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें बीच में करते रहते हैं। हिंदी साहित्य के आप अध्यापक गण बनने जा रहे हैं, आचार्य प्राचार्य बनने जा रहे हैं, तो इतना तो छोटी छोटी बातें चलती हैं, है ना। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे आएंगे जिनका समय व्यर्थ लग रहा होगा कि अरे मैडम व्यर्थ की बातों में समय वेस्ट करती हैं, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राव रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। रवि हुआ अस्त अस्ताचल में, ऐसा कुछ पंक्ति है ऊपर की, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। राम की शक्ति पूजा 1936 में कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। राव रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से कविता का प्रारंभ होता है। निराला ने राम के जय भय
व आशंका को दूर करते हुए शक्ति की मौलिक कल्पना की है। और राम को ईश्वर के रूप में नहीं, बल्कि राम को साधारण मानव के रूप में, मानव मन के भाव जैसे उत्पन्न होते हैं उसी रूप में चित्रित किया है। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? विद्रोही और क्रांतिकारी के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहचान है। इन्हें छायावाद का महेश प्रसाद को ब्रह्मा एवं पंत को विष्णु कहा गया है। मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जयशंकर प्रसाद की जो पुस्तक प्रारंभ होती है उसके प्रारंभ में ही भूमिका में ये दिया हुआ है और मैंने आपको इसे करवाया हुआ है। नेट परीक्षा झारखंड हिंदी पीजीटी में पूछा हुआ है, नेट में भी कई बार पूछा हुआ है। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। वदन यहाँ पर मुख है, ठीक है। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन है। अन्य पंक्तियों का इससे संबंध नहीं है। प्रथम पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो कामायनी का मूल दर्शन है प्रतिभिज्ञा दर्शन। ये आपके झारखंड पीजीटी में पूछा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, बहुत ज्यादा आवाज आती है। खिड़की को करने से क्या है कि ये सुबह सुबह मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि फिर बाद में समय नहीं मिल पाता। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और आसपास खूब आवाज़ इसमें हो रही है, तो इसीलिए क्या करते हैं इसको बंद करके बैठते हैं ताकि सही से आवाज़ आ पाए, इधर उधर की नहीं आ पाए। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो कामायनी का मूल दर्शन है प्रतिभिज्ञा दर्शन। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो, ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। किसकी कृतियों में, देखिए ये आपने श्रद्धा सर्ग से है और 2-3 सर्ग करवाए हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि उसके बाहर आपका आएगा नहीं। किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं महाराणा का महत्व, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो हमारा इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला चैनल, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा हिंदी बुकशाला चैनल, आपको मिल जाएगा। तो हिंदी बुकशाला चैनल पर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जितने भी आपके नाटक हैं, जितने भी राइटर्स के फेमस नाटक हैं, वो उपन्यास, बुक्स, निबंध वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस चैनल पर हम आधुनिक काल के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, लेकिन उस चैनल पर बाकी आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल के प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। तो आप चेक करिएगा और आप नाटक ये जरूर सुनेगा, आपके सिलेबस में जो है वो ज़रूर सुनिएगा और जो नहीं है वो आपकी परीक्षा हो जाने के बाद सुनिए। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण जो प्रसिद्ध रचनाएं उनकी आपको विषय वस्तु मालूम होनी चाहिए। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो यह लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा ना मुक्तक काव्य है, ना कविता है, ना हाइकु है। हाँ, छोटा मोटा महाकाव्य आप इसे कह सकते हैं। तो ये एक लंबी कविता है। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि हिंदी बुकशाला चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, व्यूज तो हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। कृपया करके मोबाइल चेक कर लीजिए, अगर वहां पर अभी भी रेड से सब्सक्राइब है तो उसको सब्सक्राइब्ड कर दीजिए और बेल आइकन के साथ ऑल वाला ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब जिनके वीडियो आप डेली देखते हो उनको क्या फ़ोन आपके होम पेज पे भी शो कर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डेली वीडियोस नहीं डल पाते। अब जैसे होली का त्यौहार आ गया या कई कारण आ गए, और दूसरा आप चैनल पे नए हैं, लेकिन चैनल की प्लेलिस्ट में मैं इतना करवा चुकी हूँ कि अब मैं थोड़ा सा संतुष्ट भी हूँ कि अगर 2-3 दिन वीडियो नहीं आए तो आपके पास पुराने पेपर हैं, आपके पास प्रमाणिक प्रैक्टिस सेट्स हैं, आपके पास चैनल की प्लेलिस्ट में इतनी बुक्स हैं, इतनी रचनाएं, इतनी निबंध कहानियां हैं कि अगर मैं 15-20 दिन वीडियो नहीं डालूं तो भी आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऊल फिलूल 5 मिनट का वीडियो बना के डाल दिया
भैया वो उद्देश्य नहीं है। अगर होता तो शायद हमारे चैनल पे लाखों लाख सब्सक्राइबर होते, अगर अट्रैक्टिव वीडियो होते, बट चैनल पे अट्रैक्टिव वीडियो नहीं है। चैनल के वीडियोस कैसे हैं, शिक्षाप्रद हैं, यूजफुल है। अब जैसे मेरा रहता है कि अभी 5 मिनट मैंने आपसे बात कर दी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करा के, या कहीं आपका ये समय अच्छे से इन्वेस्ट हो जाए या कुछ अच्छा मैं दे पाऊँ। यानी आप मेरे चैनल पे आए हैं, प्लेलिस्ट लेके बैठे हैं, अपना सिलेबस आपके हाथ में है, माइंड में कोई चीज़ है कि आज मुझे ये पार्ट कंप्लीट करना है, तो वो फिर आपका चैनल से कंप्लीट हो जाए, आपको उसके लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। ठीक है, तो इस उद्देश्य से चैनल बनाया गया है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो वही विद्यार्थी हैं जो मेहनत करना जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करते रहिए दोनों चैनल्स की। कई बार मैं भी बताना भूल जाती हूँ, और बेल आइकन के साथ ऑल वाला ऑप्शन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे डेली नोटिफिकेशन आपको मिले। कभी कभी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं तो वीडियोस आगे बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, डेली कहना अच्छा नहीं लगता अब, लेकिन यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब की पॉलिसी यही है कि जिस वीडियो को अधिक लाइक मिलते हैं वो वीडियो आगे चलता है, जिस वीडियो को लाइक नहीं मिलते वो वीडियो वहीं की वहीं रुक जाता है। अन्य लोगों के प्रैक्टिस सेट्स खूब खूब फेमस हो जाते हैं। ठीक है, और अपने प्रैक्टिस सेट्स नहीं चल पाते, उसका कारण यह है कि आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा कथन या तथ्य गलत है, इसको देखते हैं। इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया गया है, ये तो बिल्कुल सही बात है। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। राम शक्ति की आराधना करते हैं, सही। छायावाद की एक उत्कृष्ट रचना है, यह भी सही है। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है, चिंता। सारी समस्याओं की जड़ क्या होती है, चिंता। चिंता के बाद ही तो उसका आप समस्या का हल देखते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या है, चिंता होती है किसी बात को कि है इस पेपर को हम कैसे, तो चिंता होती है, तब फिर आप उसके बारे में करते हो। 15 सर्ग हैं, 15 के नाम याद होने चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कामायनी आपको हिंदी बुकशाला पर जरूर पूरा मिलेगा एक दिन। हाल फिलहाल हम हिंदी बुकशाला पर भारत भारती और प्रैक्टिस बुक, इन 2 पुस्तकों को लेकर चलेंगे। कामायनी महाकाव्य में रहस्यवाद के बाद कौन सा सर्ग आता है, आनंद आता है। अंतिम सर्ग है आनंद, तो रट लीजिएगा 15 सर्ग। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई, ये सही है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता नहीं, अभिधात्मक नहीं है, लक्षणा और अभिव्यंजना है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, सीधी बात तो छायावाद में है ही नहीं। सबसे ज्यादा तो व्यंजना है, प्रतीकार्थ है। कामायनी को देख लीजिएगा, छायावाद की जब भी बात चले कामायनी को देखिएगा। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। ठीक है, छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। तो ये तो नगेंद्र की प्रसिद्ध जो है क्या है परिभाषा है, नगेंद्र ने दी है छायावाद की, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए गए हैं। तो छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं पल्लव को, तो पल्लव ध्यान रखिएगा, आपको पल्लव है इनका। निराला के बारे में कौन सा कथन सही है। कविताओं में भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों का अभाव है, तो गलत बात है ना, सही पूछ रहा है। अभावों की तीव्र और मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है, ये भी गलत बात है। हुई है भाई, सरोज स्मृति उदाहरण है। कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, ये सही है। आध्यात्म और रहस्यवाद राम की शक्ति पूजा में देख लीजिएगा। अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है भैया। दुखी जीवन की व्यथा रही, क्या कहूं आज तक जो नहीं कही। इन पंक्तियों के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। कौन सा युग्म संगत है, संगत है, सही देखना है। तो हिमकिरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर का नहीं है। हिमकिरीटनी किसका है, ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। वैदेही वनवास हरिओद का है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। तो ये सब आपस में मिल गए। पथिक राम नरेश त्रिपाठी का, मिलन और पथिक राम नरेश त्रिपाठी का है। राम से मिलन कब होगा, जब आप पथिक बनोगे, यात्री बन के चल दोगे ना, और तब होगा राम से मिलन, है ना। राम नरेश त्रिपाठी। आगे पढ़ते हैं, अच्छा इसमें दे रखा है, आगे बढ़ते हैं। खैर ये याद भी हो गई हैं क्योंकि फेमस रचनाएं हैं।
कौन सा युग्म संगत है? ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की है, ये संगत है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। प्रलय की छाया प्रसाद की है और कुकुरमुत्ता निराला की है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो सांध्य गीत महादेवी वर्मा की है। निशीथ कल भी पूछी थी, कल के टेस्ट पेपर में देखी थी। निशीथ राम कुमार वर्मा की है। गीत गूंज निराला की है और स्वर्णधुली पंत की है। निशीथ राम कुमार वर्मा, निशीथ राम कुमार वर्मा। नई रचनाएं ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगी। स्वर्णधुली गीत गूंज कई बार मिले होंगे, लेकिन निशीथ पहली दूसरी बार मिल रही है, याद कर लीजिएगा। राम कुमार वर्मा। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? गुंजन नहीं है, क्योंकि गुंजन किसकी है? पंत की है। निहार रश्मि नीरजा, ये सब महादेवी वर्मा की। बुक को कितना भी सेट करने का प्रयास करो, हिलती है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन, सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हो गए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अरविंद दर्शन से तो पंत प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता यथार्थवाद, प्रयोगतिवाद, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता है, चैनल पे देख लीजिएगा। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? जयशंकर प्रसाद की कामायनी। जयशंकर प्रसाद। तो ये रामचंद्र शुक्ल की बुक नहीं पढ़ी हो, चैनल पे अभी उपलब्ध है, पढ़ लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार से कविताओं का सही अनुक्रम: प्रलय की छाया 1925, मधुबाला 36, असाध्य वीणा 61 और पटकथा 72। पटकथा सुमदामा पांडे धूमिल की है। प्रलय की छाया फेमस है, 25 में प्रसाद लिख रहे हैं। मधुबाला भी फेमस है, असाध्य वीणा भी। पटकथा देख लीजिएगा, सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल की रचना याद है? संसद से सड़क तक, बस वही ये पटकथा लिख रहे हैं 1972 में। अब काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। आज इस टेस्ट पेपर को पूरा करेंगे। बहुत मुश्किल से छायावाद पूरा हो रहा है, काफी लंबा चला। कल का टेस्ट पेपर प्रगतिवाद पर होगा, थोड़ा सा बड़ा। दुखी जीवन की व्यथा रही क्या कहूँ आज तक ना कही निराला, मैं दिन को ढूंढ। एक सेकंड, इसको पूरा देखेंगे, इसको पूरा पंक्तियों को देखते हैं, उधर दिया हुआ नहीं है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज तक नहीं कही निराला, मैं दिन को ढीढ़ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। महादेवी वर्मा। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। निराली बात, निराला प्रयोग कर रहे हैं ना, तो प्रयोगवाद के जनक अज्ञे। बिखरी अलकेजियो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल शिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? ये प्रसाद की पंक्तियां हैं, कामायनी की हैं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको पूरा करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया। कर्ण, इनको सुमेलित करना है पात्रों को। अब ये बुक भी तो नहीं आ रही है, एक सेकंड, बुक ही आपकी इतनी लंबी चौड़ी है ना। ये कर्ण पात्र है रश्मि रथी का, जिसके रचयिता हैं दिनकर। प्रलय की छाया की प्रमुख पात्र हैं कमला, जिसके रचयिता हैं प्रसाद। उर्वशी के रचनाकार है दिनकर और प्रमुख पात्र है औशीनरी। यशोधरा के प्रमुख पात्र हैं राहुल और रचना है मैथिली शरण गुप्त की। लहर किस विधा की रचना है? तो लहर काव्य है, काव्य संग्रह है ना सुमित्रा नंदन पंत का। सॉरी, कई बार दिमाग गड़बड़ हो जाता है। लहर सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है भाई, ये लहर प्रसाद जी का 1933 का। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं? छायावाद युग के मुख्य कवि हैं, बाद में थोड़ा बहुत प्रगतिवाद पे लिख दिया। निराला ने पितृवियोग में कौन सी कविता लिखी? सरोज स्मृति 1935। और फिर कुकुरमुत्ता राम की शक्ति पूजा लिखी है 36 में। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, तो इसमें भिक्षुक कविता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आता लिखा है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, यथा तथ्य निरूपण, तो ये प्रगतिवाद की हो गई। संवाद कौशल प्रयोगवाद में देखने को मिलेगा। पलायनवादी प्रवृत्ति भी प्रसाद में देखने को मिलती है। छायावाद में मानते हैं, है नहीं ऐसा, है ना। ले चल मुझको मेरे नाविक भुलावा देकर धीरे धीरे, ये पंक्तियां क्या लिख दी कि लोग उन्हें पलायनवादी कहने लग गए। खैर, प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की विशेषता है। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी सुंदर अनुवाद हुआ है? निसंदेह कामायनी। कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है। प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला है, ये नहीं है। सर्वाधिक पूछा जाता है ये प्रश्न।
कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, वीर रस की प्रधानता, प्रेम वर्णन। वीर रस की प्रधानता। अणिमा किसकी रचना है? तो अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। धूप आ गई है खिड़की से। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। इनका शॉर्ट नाम क्या है? एक भारतीय आत्मा। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? अनामिका नहीं है, पल्लव ग्रंथि गुंजन है। अनामिका किसका है? निराला का है। छायावाद का कवि कौन नहीं है? मैथिली शरण गुप्त नहीं है। कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? तो युगांत नहीं है। युगांत किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो निराला की तुलसीदास प्रबंध कृति मानते हैं तुलसीदास को। ये मैंने नहीं पढ़ी है अभी तक। पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। रहस्यवाद। मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, ये रहस्यवाद में आएगा। तम का पर्दे की बात हो रही है, रहस्य की बात हो रही है। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। पंत की किस कविता की पंक्ति है? मौन निमंत्रण की, है ना। दृग मौन, मौन आ रहा ना, उसी से लगा लीजिएगा मौन निमंत्रण। तो इसी के साथ 668 प्रश्न हमने कर लिए हैं आधुनिक काल के, जिसके अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और आज की कक्षा में छायावाद तक समाप्त कर लिया है। मुझे पूरी आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि प्रैक्टिस सेट के अगर इतने प्रश्न आपने ढंग से सॉल्व कर लिए, याद कर लिए, अपने मन मस्तिष्क में बिठा लिए, तो आपको एक भी प्रश्न इन 3 टॉपिक जो हमने करे हैं, समय दिया है 20 प्रैक्टिस सेट हमने इन्हीं टॉपिक से कर लिए हैं, लेकिन यकीन मानिए डियर कि ऐसी तैयारी हमने इन प्रैक्टिस सेट से की है कि कुछ और एक्स्ट्रा पूछे जाने की संभावना नहीं है। कम से कम टीजीटी पीजीटी पे तो नया प्रश्न नहीं बन सकता। हाँ, नेट में कुछ कुछ इन कवियों की पंक्तियां एक्स्ट्रा पूछ ली जाती है, तो उसको देखेंगे। कल आपसे मिलती हूँ पुनः प्रगतिवाद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।